तो आज का जो टॉपिक है वो है रेडियस ऑफ गायरेशन। जो रेडियस ऑफ गायरेशन होता है वो रिलेटेड होता है किससे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से और टोटल मास ऑफ द बॉडी से। ठीक है, अब जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं, तो ये देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे इसका क्या है? रिंग है और यू सेंटर से इसको घुमा रहे हैं बच्चों। ठीक है बेटा, तो ये आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर होता है। तो आपको क्या करना है, इस एम के स्क्वायर को इक्वल टू कर देना है एम आर स्क्वायर के इक्वल। तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे r हो जाएगी। ये जो k है इसी k को हम रेडियस ऑफ गायरेशन कहते हैं। ठीक, तो ये रेडियस ऑफ गायरेशन जैसे रॉड का निकालना है हमें, तो रॉड का जैसे मान लो यहाँ पे सेंटर से मिड पॉइंट से घूम रहा है ये रॉड। ठीक है, तो I की वैल्यू कितनी होती है? ml स्क्वायर बाई 12 होती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की रॉड की। ठीक है, ये रॉड है आपकी, तो इस रॉड की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जो वैल्यू होती है वो ml स्क्वायर बाई 12 होती है। तो अब हमने क्या किया, फिर से वही m के स्क्वायर ही करना आपको सब में। ये मास यानी कि खत्म हो जाएगा, तो मास से मास कट गया, k की वैल्यू आ गई L बाई रूट 12। तो k जो है एक तरीके की ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है बॉडी की। ठीक है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन की एक तो k क्या है? ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी, यानी k क्या? लेंथ है, ये एक ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी है। ठीक, एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा और इसको डिटेल में करते हैं। इतना समझ में आया? इसमें ये बोला गया है कि जो मास बॉडी का होगा वो इसके मास के इक्वल होगा और मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाँ, इसके मोमेंट के जैसे हुआ। तो देखो इसको समझाने के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया। जैसे मान लो कि ये दो पॉइंट्स मैंने बना दिए, एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसका जो है। ठीक है, तो जो पॉइंट हम कंसीडर करें ना, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है? लेंथ होता है एक्चुअली में, एक तरीके का लेंथ है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर भी दिखाया, ये क्या है? लेंथ है आपका। ठीक है ना, हमने क्या किया, मास कट गया, k की वैल्यू आ गई, k की वैल्यू r के इक्वल आ रही है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड है, टोटल मास ऑफ द बॉडी से रिलेटेड है। तो यही डेफिनेशन यहाँ पे बन रही है, यही डेफिनेशन आपको मेनली लिखनी है एग्जाम में। ठीक, तो ऐसा डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द मास पॉइंट, यानी जहां पे एक्सिस है, जहां से रोटेशन हो रहा है, और उसका जो मास होगा वो किसके इक्वल माना जाएगा? पूरी बॉडी के मास के। और उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो भी किसके? जहां से एक्सिस ऑफ रोटेशन हो रहा है, जहां पे एक्सिस है मेन रोटेशन का, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया वहां पर होगा वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहां पर होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया रेडियस ऑफ गायरेशन। अब ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? रेडियस ऑफ गायरेशन जो है किस पे डिपेंड करेगा भाई? फॉर्मूले से पर, हाँ, लेंथ पे डिपेंड करता है ये। हाँ, लेंथ पे डिपेंड करता है। ठीक है, और ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया से कनेक्टेड है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीज़ों पर डिपेंड करती है? मास पे डिपेंड करती है, मास ऑफ द बॉडी, शेप, साइज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। एक नंबर का एमसीक्यू यहाँ से बन सकता है तुम्हारा। ठीक है, मास पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिर किससे कनेक्टेड है? इससे कनेक्टेड है, गायरेशन से कनेक्टेड है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे कनेक्टेड है? गायरेशन से कनेक्टेड है। तो इसलिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, समझिए। सो मास ऑफ द बॉडी पे डिपेंड करता है, शेप पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड करता है। यानी एम आई जो है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, शेप पे, साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे कनेक्ट, मास जो है डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। जैसे कि मैं आपको एक बॉडी ले लूँ, ये एक बॉडी मैंने ऐसे ले ली है, एक बॉडी मैंने ऐसे ले ली, एक बॉडी मैंने ऐसे ले ली, तो देखो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है मास यहाँ पे। ठीक है, एक बॉडी मैंने ऐसे ले ली लाइक दिस। ठीक है, तो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस पे भी डिपेंड करेगा, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, और पोजीशन पे डिपेंड करेगा, एंड पोजीशन किस पॉइंट पर देख रहे हैं, यहां से रोटेट कराया जा रहा है या यहां से रोटेट कराया जा रहा है या यहां से रोटेट कराया जा रहा है, अलग अलग जगह पे पोजीशन बन रही है इसकी। ठीक, तो पोजीशन पे भी डिपेंड करता है। एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, ऐसे घुमाया जा रहा है कि ऐसे घुमाया जा रहा है, इस पे भी डिपेंड करेगा। एंड ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस। ठीक है, तो ये सब क्यों बता रहा हूं मैं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैसे पहले भी बताया, क्योंकि ये कनेक्टेड है रेडियस ऑफ गायरेशन से। ठीक है, अब आते हैं कि इसका इस्तेमाल कहां पे होता है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन क्या है, एम आई का एप्लीकेशन क्या है।
इससे हमारा फ़ायदा क्या होता है, ये हमारे रियल वर्ल्ड में कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। ठीक है, तो अब तुमने कभी कभी न्यूज़ में सुना होगा कि अरे बड़ा सा ट्रक था, ट्रक बिल्कुल पलट गया, ट्रक का ये पार्ट यहाँ चला गया, ट्रक का ये पार्ट इधर चला गया, ट्रक पलट गया जी चलते चलते, तो ऐसा क्या हुआ, तो वहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत तगड़ा एप्लीकेशन है। ठीक है, यानी जो ट्रक का साइज़ है, ट्रक का जो रोटेशन हो रहा है, यानी जो टायर्स उसके मूव कर रहे हैं वो मोशन में रहते हैं। ठीक है, इसका बहुत बड़ा रोल है यहाँ पे। तो एक सबसे बड़ा जो रोल है कि आपने क्या देखा होगा कि हमेशा जो ट्रक होते हैं ना, जो नए नए खरीदे हुए ट्रक होते हैं, जो नए नए आते हैं तुरंत, मतलब जैसे तुरंत ही खरीदा, उसके ऊपर अभी ढांचा नहीं बना होता, तो उनके अंदर ऐसे करके यूं करके बहुत भारी सा स्फेयर होता है, सॉलिड स्फेयर। ठीक है, ये गाड़ियों में भी इस्तेमाल होता है, एक सॉलिड स्फेयर होता है, हैवी, बहुत हैवी होता है। इसको फ्लाई व्हील कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? फ्लाई व्हील कर इसको बोला जाता है। ठीक है, तो इस पर क्वेश्चन आएगा कि फ्लाई व्हील का इस्तेमाल क्यों होता है। ठीक है, तो चाहे आपका स्टीम इंजन हो, ठीक हो, और ऑटोमोबाइल इंजन हो, ऑटोमोबाइल इंजन हो, ठीक, तो इसमें ये डिस्क होती है, यानी कि जो गाड़ी होगी तो गाड़ी में ये इस तरीके से क्या होगा, ये गाड़ी के जो टायर 4 टायर होंगे तो ये बीच में जरूर होगा। ये डिज़ाइन थोड़ा मेरा सही नहीं बन पाया, लेकिन इस तरीके से होता है। ठीक है, सो रोटेशन मोशन हो रहा है भाई, इसमें स्टीम इंजन में भी रोटेशन हो रहा है, दोनों में क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है रोटेशन। तो स्टीम इंजन हो, ऑटोमोबाइल इंजन हो, ऐसी चीज हो जिसमें रोटेशन अगर हो रहा है, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक डिस्क को हम लगा देते हैं जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा होता है। ठीक, तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ज्यादा होने से क्या होता है कि जो फ्लाई व्हील है उसमें अगर मान लो कि ये जो फ्लाई व्हील हमने यहाँ पे लगा दी है, और अगर मान लो कि ये गाड़ी स्पीड बढ़ाती है या स्पीड डिक्रीज करती है, तो उससे अंदर जो बैठा हुआ है, जो आदमी बैठा हुआ है, जो सफ़र कर रहा है, उसको जर्की मोशन महसूस नहीं होगा। जैसे मर्सिडीज़ की गाड़ियों में और अच्छी क्वालिटी होती है, फ्लाईव्हील बहुत अच्छे क्वालिटी का लगाया जाता है, छोटी गाड़ियों में अलग लगता है, बड़ी बड़ी जो महंगी महंगी गाड़ी इन सब चीज़ों की वजह से तो कॉस्ट बढ़ती है, तो स्मूथ राइड होती है, बिल्कुल आपको पता नहीं चलेगा, झटका नहीं लगेगा बिल्कुल भी। तो यहाँ पे भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया का बहुत तगड़ा रोल है। ठीक है, बहुत तगड़ा रोल है यहाँ पर भी, कि हम एक फ्लाईव्हील लगाते हैं जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज़्यादा होता है। तो जो चीज़ रोटेट कर रही है तो बैलेंस आउट कर लेता है, ये बैलेंस कर लेता है। ठीक है, समझ में आ रही बात? हाँ सर, एग्जाम्पल 38। तो ये तो बहुत इजी था बिल्कुल। 38 एग्जाम्पल अब हम करते हैं सॉल्व। तो इसमें हमें 30, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में हमें बार मैग्नेट है हमारे पास। बार मैग्नेट क्या होती है? एक रॉड की तरह ही होती है, बिल्कुल रॉड जैसी होती है ऐसे, ठीक है, इस शेप की होती है। और इसका हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मैग्नेट का मास हमें 100 ग्राम दिया हुआ है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है? I = mr² होता है, ठीक है। लेकिन रॉड का क्या होता है? ml²/12 होता है, ठीक। तो इसका लेंथ भी है, विड्थ भी है, तो दोनों को हमने ऐड कर लिया और 12 से इसको डिवाइड कर दिया। तो ये आंसर कितना आ गया इसमें? 1275 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। ईजी क्वेश्चन था। अब इसके ऊपर हम करेंगे एक बढ़िया क्वेश्चन जिसमें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का भी यूज होएगा। क्वेश्चन क्या है कि एक मीटर स्केल है, ये एक मीटर स्केल है AB, ठीक है। तो मीटर स्केल है, यहां पे क्या है? इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक। तो कह रहा है कि ये ना ऐसे करके गिरेगा, ये नीचे गिरेगा, ऐसे यूं करके नीचे गिर जाएगा ये। तो गिरेगा, तो जब यहां पे गिरेगा तो इसकी वेलोसिटी कितनी है ये हमें बताना है। जब ये फ्लोर पे स्ट्राइक करेगा, यहां से गिरेगा, तो इसकी वेलोसिटी कितनी है हमें बताना है, ठीक, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमें ये दे रखा था, इसकी लेंथ हमने L ले ली, यहां से यहां तक L ले ली, तो आधी की क्या हो जाएगी भाई? आधी की हो जाएगी L/2 हो जाएगी, L/2 हो जाएगी, आधी की होगी, ठीक। अब हमें पता है कि ये रॉड की तरह दिख रहा है ना, बिल्कुल। तो रॉड को अगर सेंटर से रोटेट कराया जाए
तो क्या होता था फॉर्मूला, ml²/12 होता था ना। तो ml²/12 लिख लिया मैंने एक, प्लस पूरी स्केल का मास कितना है, m दिया हुआ है, और इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितना है, l/2 है, उसका स्क्वायर कर लिया मैंने। तो मुझे क्या निकल के आ गया, मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ स्केल निकल के आ गया मुझे, ठीक है। अबाउट द पैरेलल एक्सिस, यानी यहाँ के अलोंग, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अलोंग जो मूवमेंट हो रही है वो मेरे पास आ गया, ठीक। तो ये आई निकल गया मेरे पास। इसमें डाउट था मेरे को हाँ, कि हमने जैसे हमने मान लिया कि वो मिड पॉइंट पे लाई कर रहा है सब। नहीं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो बेटा मिड पॉइंट पे ही लाई करेगी ना इस केस में। जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो इसी पॉइंट पे लाई करेगी ना, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो यही पॉइंट पे लाई करेगी। ठीक है। तो अब पहले हमने ये निकाल लिया, इसको सॉल्व करेंगे, ये रफ पे मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, तो ये आ जाएगा ml²/3, ठीक है। अब भाई ये बताओ कि जब ये ऐसे गिरेगा नीचे तो कुछ काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा ना, और जब ये रेस्ट पर था, स्टार्टिंग में था, तो इसके अंदर क्या थी, पोटेंशियल एनर्जी थी। बस हो गया सॉल्व हमारा कंजर्वेशन प्रिंसिपल से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है V = R ओमेगा, ओमेगा को हम V/L लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ L जो है वो R के इक्वल है। तो काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा तो उसको हम लिख सकते हैं 1/2 I ओमेगा², क्योंकि अब हमें यहाँ पे रोटेशनल एनालॉग यूज करना है, तो हमें mv² ना लिख के I ओमेगा² लिखना है, क्योंकि यही होता है फॉर्मूला जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया यूज हो रहा होता है। तो काइनेटिक एनर्जी की जगह ये यूज हो जाएगा, ठीक है। ओमेगा की जगह पे ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया मैंने, यहाँ पे I की जगह पे मैंने ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया ml²/3, ये I की जगह पे आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे ये आ गया mv²/6। अब जितना काइनेटिक एनर्जी गेन करा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, यहाँ पे हमने कंजर्वेशन प्रिंसिपल लगा दिया, ठीक है। उसके बाद दोनों को इक्वेट कर दिया, m से m उड़ गया, v² = 3gl आ गया, यानी कि फाइनल जो इसकी जो वेलोसिटी की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई, 3gl। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ठीक, अबाउट एन एक्सिस passing through its center of mass and perpendicular to the internuclear axis, ठीक है। तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, यानी कि किसकी बात कर रहा है ये, ठीक है। अब मास हमें दे रखा है, हाइड्रोजन एटम का मास हमें दिया हुआ है, कितना है, क्यों मास चाहिए, क्योंकि हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो m तो चाहिए ना हमें, और r भी चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। सो मान लो कि ये मैंने बना दिया मॉलिक्यूल ऐसे, ठीक है। अब ये यहां से मान लो रोटेट कर रहा है, ठीक। सो इसका जो यहां से यहां तक डिस्टेंस है वो r है, और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। यहां पे कितना दे रखा है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 4 × 10⁻, यानी d हमें दे रखा है 4। हाँ बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 4 × 10⁻10 है, इसका आधा कर दोगी तो कितना, आधा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 × 10⁻2 आ जाएगा। तो अब इसका दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो सीधा ये फॉर्मूला लगा दोगे, I = mr² + mr²। यहाँ पे भी मास है हाइड्रोजन का, यहाँ पे भी मास है हाइड्रोजन का, तो m बेटा कॉमन आ जाएगा इसमें, ठीक, 2 हो जाएगा ये, 2mr², सॉरी छोटा r लिख देता हूँ, और 2 मास कितना दे रखा है, 1.7 × 10⁻⁻27, और r कितना दे रखा है, r हमने निकाल लिया, कितना हमारा r, 2 × 10⁻2 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 10⁻2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो बस हो गया सॉल्व, इसको सॉल्व कर लोगे तो लगभग आंसर जो है इतना आ जाएगा, इजी क्वेश्चन, ठीक। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा kg, और लास्ट में मीटर स्क्वायर भी लिखना जरूरी है, kg मीटर स्क्वायर।